आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कथा गिल्लू शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न हैं उसमें पूछा जा रहा है कि सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सोन जूही की मनमोहक पीली कली को देखकर लेखिका के मन में गिल्लू की चंचल छवि उमड़ने लगी। गिल्लू का सोन जूही के सघन छाया में छिपकर बैठना और उसका अचानक लेखिका के कंधों पर कूदकर उन्हें चौंका देना, एक एक कर सब लेखिका महादेवी वर्मा को याद आने लगी थी। उस समय लेखिका को कली की खोज रहती थी, लेकिन अब उन्हें सोन जूही की कली में उस लघुगात्र प्राणी की खोज है जिसका नामकरण संस्कार भी लेखिका ने स्वयं ही किया था। उन्हें लगता था मानो गिल्लू स्वर्णिम सोन जूही की कली के बहाने फिर लेखिका को चौंकाने ऊपर आ गया हो। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है कि पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस पाठ में कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित दोनों कहा गया है। इन दोनों के लिए यहाँ मिसप्रिंट है, किए हो गया है लिए के बदले, तो यहाँ आप लिए लिखेंगे। इन दोनों के लिए लेखिका ने अपने तर्क दिए हैं। कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष में कौवे की पूजा की जाती है। लोगों का मानना है कि पितृपक्ष में पितर कौवे के रूप में आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस समय कौवे को खिलाने से पितर अर्थात पूर्वजों का पेट भरता है। हमारे दूरस्थ प्रियजनों के आने की पूर्व सूचना देने के कारण भी लोग कौवे को सम्मानित मानते हैं, जबकि दूसरी ओर उसकी कर्कश आवाज़ के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। कर्ण कटु कठोर आवाज़ से चिढ़े लोग उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसीलिए कौवे को अनादरित भी कहा गया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, 2 कौवों की चोंच से घायल गिलहरी के बच्चे को लेखिका ने उठा लिया, उसे कमरे में ले आई, उसके घाव पर के खून को रुई से पोंछकर उस पर मरहम लगाया, रुई की पतली बत्ती बनाकर उसके मुंह में दूध पिलाने की कोशिश असफल रही। उसका मुंह नहीं खुल पा रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद मुश्किल से उसे पानी की कुछ बूंदें पिलाई जा सकी। ऐसे काफ़ी देर तक महादेवी उसका उपचार करती रहीं। वह अब भी निश्चेष्ट सा पड़ा था। 2-3 दिनों तक ऐसे ही उपचार के बाद गिलहरी का वह बच्चा पूर्ण रूप से अच्छा और स्वस्थ होगा। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गिल्लू लेखिका के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा कुछ अलग करता था। कभी कभी तो सर्र से कमरे के बाहर दरवाजे पर लगे पर्दे पर चढ़ जाता और उतने ही तेजी से नीचे उतर आता था। यह उसका तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे उठा नहीं लेती थी। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो जवाब में लिखेंगे, जिस समय गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता को समझी गई या महसूस की गई, वह उसके जीवन का पहला वसंत था। बाहर घर की खिड़की के पास कुछ गिलहरियाँ आकर चिक चिक करने लगती, मानो वो सब गिल्लू से कुछ कह रही हों। गिल्लू वहीं खिड़की पर बैठा बाहर दूसरे गिलहरियों को मज़े करता देख उदास हो जाता। वैसे भी घर में कुत्ते और बिल्लियों से उसे बचाना मुश्किल हो रहा था। अतः लेखिका ने खिड़की के जाली का एक कोना खोल दिया ताकि वह बाहर जा सके। इस तरह गिल्लू रोज़ बाहर जाता और खेलने के बाद
पुनः खिड़की के उसी रास्ते से अंदर आ जाता था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो जवाब में आप लिखेंगे, जिन दिनों महादेवी वर्मा बीमार थी तब एक सिद्धहस्त परिचारिका की भांति वह उनकी सेवा करता था। वह अपने नन्हे नन्हे कोमल पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाया करता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह एक अच्छे परिचारिका की भूमिका को बेहतर तरीके से निभा रहा था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गिलहरी के जीवन की अवधि औसतन 2 वर्ष होती है। महादेवी वर्मा को उसके अंत समय का आभास पहले ही होने लगा था। उस दिन गिल्लू घर से बाहर नहीं गया, कुछ खाया भी नहीं था। रात के समय वह अपने झूले से नीचे उतरकर लेखिका के बिछावन पर आ गया था। उसने अपने नन्हे पंजे से लेखिका की उंगली को पकड़कर निश्चेष्ट पड़ा था। उसके पंजे पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रस्तुत यह पंक्ति कक्षा 9 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन में संकलित महादेवी वर्मा की कथा गिल्लू शीर्षक पाठ से उद्धरित है। इसका आशय है कि गिल्लू सुबह होने के साथ इस जीवन को छोड़कर किसी अन्य जीवन में जन्म लेने चला गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर? अब इसके अगले और अंतिम सवाल जो है उसमें पूछे जा रहे हैं आपसे, या पूछा जा रहा है कि सोनजुई की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो जवाब में आप लिखेंगे, सोनजुई की लता फिर खिली थी। सोनजुई की लता में खिली कली को देखकर महादेवी को लगता था मानो गिल्लू सोनजुई की कली के रूप में फिर आ गया हो। शायद लेखिका पुनर्जन्म की बातों से अपने आप को संतुष्ट करना चाहती थी, कारण गिल्लू को सोनजुई के पौधों से लगाव था, काफ़ी लगाव था। कभी कभी तो वह उसकी सघन छाया में छिपकर लेखिका को चौंका देता था। सोनजुई से उसके लगाव के कारण ही लेखिका ने सोनजुई के नीचे उसके समाधि का निर्माण कराया था। सोनजुई की लता में कलियों के खिलने या कलियों का खिलना महादेवी के मन में गिल्लू के लौटने की आशा को जागृत करता है। यह एक अपूर्ण इच्छा की झलक मन को संतोष प्रदान करता है। मतलब उनको विश्वास है कि एक दिन गिल्लू सोनजुई की कली के रूप में खिलेगा जरूर। क्लियर? तो ये थे कक्षा 9 के लिए सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 में संकलित महादेवी वर्मा की लिखी हुई कथा गिल्लू शीर्षक पाठ के प्रश्न और उनके जवाब। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।